आज हम बात करने वाले हैं अतीक अहमद की। एक ऐसी कहानी जो बहुत उलझी हुई है। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने हिंदुस्तान में जुर्म और सियासत के बीच की जो लकीर थी ना, उसे लगभग मिटा ही दिया था। तो चलिए कहानी की शुरुआत अतीक अहमद की जिंदगी के सबसे बड़े सवाल से ही करते हैं। सोचिए जरा, एक आदमी जिस पर सरेआम बम फेंकने के इल्जाम हैं, वो पार्लियामेंट में बैठकर देश की न्यूक्लियर डील पर वोट डाल रहा है। ये कैसे मुमकिन है? यही वो सवाल है जो हमें उसकी पूरी कहानी समझने पर मजबूर कर देता है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम देखेंगे कि कैसे वो संसद तक पहुंचा, कैसे एक मामूली चोर से वो किंगपिन बना, उसकी ताकत और डर का राज क्या था, फिर वो कौन सी एक हत्या थी जिसने सब पलट दिया, कैसे सिस्टम ने पलटवार किया और आखिर में उसका अंत कैसे हुआ, और वो अपने पीछे कौन सा सवाल छोड़ गया। ठीक है, तो चलिए कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां अतीक की ये दोहरी जिंदगी, उसका ये विरोधाभास सबसे साफ साफ नजर आता है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ तो अतीक अहमद संसद का सदस्य था, 5 बार विधायक भी चुना गया, देश की बड़ी बड़ी नीतियों पर वोट देता था, और दूसरी ही तरफ उसी इंसान पर 100 से ज्यादा क्रिमिनल केस थे। बल्कि वो तो उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज होने वाला पहला इंसान था। सोचिए, ये कानून खासतौर पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने के लिए बनाया गया था, और उसी कानून के तहत बुक होने वाला पहला शख्स एक लॉ मेकर था। लेकिन सवाल ये है कि कोई इस मुकाम तक पहुंचता कैसे है। इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, प्रयागराज की गलियों में, जहां से ये सब शुरू हुआ था। देखिए, ये सफर कितनी तेजी से तय हुआ। 17 साल की उम्र में 10वीं फेल, और उसी साल पहली हत्या का इल्जाम। फिर छोटी मोटी चोरियों और वसूली से शुरुआत हुई। जल्द ही वो उस इलाके के सबसे बड़े डॉन चांद बाबा के गैंग में शामिल हो गया। और फिर 1989 में कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। उसने न सिर्फ अपने गुरु चांद बाबा को चुनाव में हराया, बल्कि उसकी हत्या के बाद उसके पूरे गैंग और साम्राज्य पर ही कब्जा कर लिया। और बस यहीं से अतीक के बाहुबली राज का आगाज होता है। एक ऐसा दौर जहां उसने डर और एक तरह की रॉबिनहुड वाली इमेज, इन दोनों को मिलाकर अपनी सत्ता को बहुत मजबूत कर लिया। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये बाहुबली होता क्या है। बाहुबली सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं होता, वो एक ऐसा शख्स है जिसके पास पॉलिटिकल पावर भी है, और इसी पावर के दम पर वो कानून से ऊपर उठ जाता है। सोचिए, उसके खिलाफ गवाह अदालत में पलट जाते हैं, जज केस सुनने से ही मना कर देते हैं, और केस सालों साल चलते रहते हैं। यही है बाहुबली की असली ताकत। और ये थे उसके तरीके जिनसे वो अपना कंट्रोल बनाए रखता था। जमीनों पर कब्जा, व्यापारियों से वसूली, जिसे वो इलेक्शन टैक्स कहता था, और तो और वो अपनी एक पैरेलल अदालत भी चलाता था, जहां वो लोगों के आपसी झगड़े निपटाता था। इससे क्या हुआ, एक तरफ तो उसका खौफ था, और दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए वो मसीहा भी बन गया। और हाँ, वो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक बड़ा फंड कलेक्टर भी था, जिससे उसे पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलती रही। और इन सब का नतीजा था एक ऐसा एम्पायर जिसकी कीमत लगभग 11,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी। ये आंकड़ा ही बताने के लिए काफ़ी है कि ये सिर्फ छोटे मोटे जुर्म नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क था। सालों तक अतीक का ये दबदबा कायम रहा, लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने उसके पतन की कहानी लिख दी। ये पूरी कहानी शुरू होती है 2004 में, जब राजू पाल नाम के एक नेता ने अतीक के भाई अशरफ को चुनाव में हरा दिया। ये हार अतीक को बर्दाश्त नहीं हुई। राजू पाल पर 2 बार जानलेवा हमला हुआ, लेकिन वो बच गए। फिर 25 जनवरी 2005 को उनकी गाड़ी को घेरकर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, और इस पूरी घटना का एक चश्मदीद गवाह था उमेश पाल। ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि इसी नाम ने अतीक के अंत की स्क्रिप्ट लिखी। देखिए, यही वो पॉइंट है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अतीक पर हत्या के न जाने कितने केस थे, लेकिन उसे पहली बार सजा हुई 2006 में उमेश पाल के अपहरण के मामले में। उमेश का आरोप था कि गवाही से पलटने के लिए उसे किडनैप किया गया था। यही वो केस था जिसने सालों बाद अतीक को पहली बार दोषी साबित किया। और बस यहीं से जब सत्ता बदली तो अतीक का साम्राज्य बिखरना शुरू हो गया। सिस्टम ने वापसी करनी शुरू कर दी। 24 फरवरी 2023 उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा था। कुछ ही हफ्तों में एक के बाद एक इनकाउंटर हुए। इन इनकाउंटर्स में पुलिस मुठभेड़ के दौरान आरोपी मारे गए, जिसमें अतीक का बेटा असद भी शामिल था। और फिर 15 अप्रैल को ये पूरी कहानी अपने अंजाम तक पहुंच गई। और इस पूरे एक्शन के पीछे जो पॉलिटिकल विल थी, वो इस एक बयान से साफ हो जाती है।
जब राज्य के मुख्यमंत्री विधानसभा में ऐसा कहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि अब खेल के नियम बदल चुके हैं। ये चार्ट देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। 100 से ज्यादा केस 10 जजों ने केस सुनने से ही मना कर दिया और सजा हुई तो सिर्फ एक केस में, वो भी उसकी मौत से कुछ ही दिन पहले। ये दिखाता है कि दशकों तक सिस्टम उसके खौफ के आगे कितना बेबस था। अतीक की चौंकाने वाली मौत ने उसकी कहानी तो खत्म कर दी, लेकिन अपने पीछे वो कुछ बहुत बड़े और अनसुलझे सवाल छोड़ गई। जो हुआ वो शायद ही किसी ने सोचा होगा। पूरा देश लाइव टीवी पर देख रहा था, पुलिस की भारी सुरक्षा, मीडिया के कैमरे, और उसी के बीच पत्रकारों के भेष में आए हमलावरों ने अतीक और अशरफ को गोलियों से भून दिया। लेकिन इस हत्या के पीछे कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले, जैसे कि इन मामूली अपराधियों के पास 6-7 लाख की विदेशी पिस्टल कहाँ से आई? इन्हें अतीक के मूवमेंट की इतनी सटीक जानकारी किसने दी? और क्या सच में अपराध की दुनिया में नाम बनाने के लिए कोई इतनी बड़ी प्लानिंग कर सकता है? ये सवाल आज भी हवा में है। और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ रह जाते हैं, जब सिस्टम किसी बाहुबली को दशकों तक सजा नहीं दे पाता और फिर उसका अंत इस तरह सड़क पर होता है, तो क्या इसे न्याय कहा जाए या ये सिर्फ एक तरह का बदला है? ये सवाल सिर्फ अतीक अहमद की कहानी का नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।